अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ट्रांसपोर्टेशन मॉडल एंड इट्स वेरिएंट्स। ये चैप्टर नंबर 5 है जो हम आज स्टार्ट कर रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो होता है ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम को हम समझते हैं कि किस तरीके से हमने डील करना होता है। आपको हो सकता है कि ये स्टेटमेंट की फॉर्म में दिया हो, आपके लिए बेहतर है कि आप उसको पहले इस फॉर्म में ले आएँ तो आपको सारा समझ आ जाएगा। तो आज मैं ये आपको समझाता हूँ कि किस तरीके से बनाते हैं और ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम को डील किस तरीके से करना है। तो सबसे पहले तो आप ये देखेंगे आपके पास है ना, यहाँ पे मैंने सप्लाई लिखा हुआ है साइलो 1, साइलो 2, साइलो 3। इसी तरीके से ये राइट हैंड साइड पे जो मैंने लिखा हुआ है ये डिमांड्स है, यानी कि मिल 1 की डिमांड है 5, मिल 2 की है 15 और मिल 3 और मिल 4 लिखा हुआ है और उसके साथ कोरस्पॉन्डिंग उनकी डिमांड्स लिखी है। तो सबसे पहले तो ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम ये है कि आपने ट्रांस ट्रांसपोर्टेशन को जेन में रखना है। लाइक आपने सप्लाई और डिमांड को पूरा करना है। फ़र्ज़ करें कि ये जिस तरह साइलो 1 है उसकी सप्लाई है 15, यानी कि साइलो 1 हमें 15 सप्लाई मैक्सिमम प्रोवाइड कर सकती है, इससे ज़्यादा नहीं प्रोवाइड कर सकती। इसी तरीके से साइलो 2 हमें 25 सप्लाई कर सकते हैं और साइलो 3 की जो रिस्ट्रिक्शन है वो मैक्सिमम 10 तक है कि 10 तक ये हमें सप्लाई प्रोवाइड कर सकता है। इसी तरीके से ये है कि मिल 1 की जो डिमांड है ना उसको चाहिए 5 और मिल 2 को चाहिए 15 और मिल 3 को चाहिए 15 और इसी तरीके से मिल 4 को भी 15 चाहिए। तो हमने इसको इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करना कि हमारी सारी मिल्स की डिमांड भी पूरी हो जाए और सप्लाई वाली जो डिमांड्स है ये भी मतलब कि गलत ना हो, रॉन्ग ना हो। लाइक अगर इसकी डिमांड ये सॉरी सप्लाई इसकी 15 है तो ये 15 से ज़्यादा सप्लाई ना कर रहा हो, इसकी 15 तक रहे या 15 से कम भी ना हो। मतलब कि आपकी जो सप्लाई है वो पूरी पूरी डिमांड में कन्वर्ट होनी चाहिए, किसी किस्म का इसमें मिसिंग नहीं आना चाहिए। लाइक अगर इसकी 5 डिमांड्स है और ये 7 डिमांड इसकी हो जाए, या 5 डिमांड्स है या 5 से कम हो, इसकी डिमांड ही ना पूरी हो। इस तरह की जो प्रॉब्लम होती है वो इम्बैलेंस होती है। तो वो आगे जाके डिस्कस करेंगे कि इम्बैलेंस प्रॉब्लम अगर आ जाए तो उसको डील किस तरीके से करना है। तो सबसे पहले कि ये है कि अब लाइक मिल 1 है ना, 5 डिमांड्स, ज़रूरी नहीं है कि इसको साइलो 1 ही सप्लाई करे। हो सकता है साइलो 2 इसकी डिमांड को फुलफिल कर दे, साइलो 3 कर दे। ये भी ज़रूरी नहीं है कि इसकी 5 की 5 डिमांड ये एक ही सप्लाई पूरी कर दे। हो सकता है कि इन तीनों को मिला के इसकी 5 डिमांड जो है वो पूरी हो रही हो। तो इसी चीज़ को आगे देखते हैं कि सबसे पहले ये है साइलो 1 जो है ना, साइलो 1 से जो मिल 1 तक की अगर हम कॉस्ट देखें तो वो है 10, यहाँ पे इसे मेंशनिंग की हुई है $10। इसी तरीके से साइलो 2 से मिल 2 तक की अगर हम कॉस्ट देखें तो वह हमारे पास 2 इसने मेंशन की हुई है। ये किस तरीके से डिफर हो रहा है, ये इस वजह से हो रहा है, हो सकता है कि मिल 2 साइलो 1 के करीब हो, मिल 1 साइलो 1 से दूर हो। इसी तरीके से मिल 3 की अगर देखी जाए साइलो 1 से जो कॉस्ट बन रही है वो है $20। तो ये मिल 3 इसका मतलब सबसे ज़्यादा दूर होगी इन अब तक जो हमने मिल 1 और मिल 2 की जो कॉस्ट देखी है, क्योंकि कॉस्ट डिस्टेंस के अकॉर्डिंग है। जिसका ज़्यादा डिस्टेंस होगा ज़ाहिर बात है कि ट्रांसपोर्टेशन में उसको ज़्यादा कॉस्ट आएगी, ज़्यादा फीलिंग लगेगी, इस वजह से उसकी कॉस्ट ज़्यादा है। और इसी तरीके से अगर हम साइलो 1 का मिल 4 से कॉस्ट देखें, पर यूनिट कॉस्ट बता रहे हैं, ये एक मतलब कि टोटल नहीं है, एक यूनिट को लेके जाने की जो कॉस्ट बनेगी वो है 20। इसी तरीके से अगर साइलो 1 और मिल 4 की अगर कॉस्ट देखें तो पर यूनिट की है $11 कॉस्ट। अब इसी तरीके से हर किसी की होगी। इसी तरह साइलो 2 से मिल 1, मिल 2, मिल 3, मिल 4 तक होगी। वो यहाँ पे मेंशन की हुई है इस स्लाइड में। साइलो 2 से मिल 1 तक जो कॉस्ट है वो है $12। इसी तरीके से साइलो 2 की मिल 2 तक है $7, मिल 3 तक है $9 एंड मिल 4 तक है साइलो 2 से $20 पर यूनिट्स। इसी तरीके से साइलो 3 से भी होगा। तो ये सारे एरो मेंशन कर दिए हैं, लेकिन इसके अंदर ऊपर कॉस्ट नहीं मेंशन की। उससे मैंने आपको पिछली स्लाइड्स में दिखा दिया कि किस तरीके से मतलब कि सारा कुछ मेंशन हुआ हुआ, कॉस्ट किस तरीके से है और डील किस तरीके से करना है। तो अब हमने इसी प्रॉब्लम को, ये जो हमारी प्रॉब्लम है, इसको अब हमने टेबलर फॉर्म में ले जाना है, लाइक टेबल में कन्वर्ट कर देना है। वो किस तरीके से करना है, ये है कि हमारी जितनी भी सप्लाई होंगी ना हमने उनको रो वाइज ले लेना है। लाइक रो वाइज कह दें, या आप वाई को वाई, खैर वाई एक्सिस से रहने दें आप। तो
ये है कि आप रो वाइज मतलब कि जो हमारे लेफ्ट हैंड साइड पे ये जो हमारी रोज बन रही है ना टेबल की, उसमें हमारे पास आ जाएंगी सप्लाई, और जितनी हमारे पास डिमांड होगी वो हमारे कॉलम्स में आ जाएंगी। अ, अब यही है, हमने हमारे पास 3 सप्लाई थी, साइलो 1, साइलो 2, साइलो 3। तो हमने वही लिखा है, 3 रोज़ हमने बना लिए हैं, जितनी सप्लाई थी उतनी रोज़ बन गई, और हमारे पास डिमांड कितनी थी, मिल 1, मिल 2, मिल 3, मिल 4, 4 डिमांड्स थी। तो हमने 4 कॉलम्स बना लिए, उनको 1 2 3 4 हमने लेबल कर दिया, और यहाँ पे हमने साइलो लिख दिया, यहाँ पे हमने मिल लिख दिया, क्योंकि साइलो हमारी सप्लाई थी और मिल हमारी डिमांड्स थी। अब ये क्या इंडिकेट कर रहा है, ये साइलो 1 इंडिकेट कर रहा है, ये साइलो 2 इंडिकेट कर रहा है, इसी तरीके से साइलो 3। और अगर हम कॉलम्स के इंटरप्रेट करें कि इसका मतलब क्या है, तो ये है मिल 1, मिल 2, मिल 3, मिल 4। अब हमने क्या करना है कि इनके रिस्पेक्टिवली हमने इनकी डिमांड्स और सप्लाई भी लिख ली। लाइक साइलो 1 की कितनी साइलो 1 जो था वो कितनी सप्लाई कर सकता था, वो मेंशन थी 15। तो हमने इसके कोरस्पॉन्डिंग रो 1 के कोरस्पॉन्डिंग हमने 15 लिख दिया सप्लाई। ये इसलिए यहाँ पे सप्लाई का हेडिंग भी दिया और यहाँ पे सप्लाई लिख दिया। साइलो 2 की जो सप्लाई थी वो कितनी थी, 25। उसी को हमने नोट डाउन कर लिया रो 2 के सामने। इसी तरीके से साइलो 3 की जो सप्लाई थी वो थी 10। अब हम डिमांड्स लिखनी है, हमने डिमांड्स किस में ली थी, कॉलम्स में ली थी, तो यानी कि मिल 1, यानी कि मिल 1 की डिमांड कितनी थी, 5। यहाँ से आप देख भी सकते हैं 5 थी डिमांड, उसी को हमने यहाँ पे नोट डाउन कर दिया। इस तरीके से मिल 2 की जो डिमांड थी वो है 15, और मिल 3 की भी 15 थी, और मिल 4 की भी 15 थी। आप यहाँ से देख भी सकते हैं 15 15 15। ठीक है, ये हमारा बन गया है टेबल। कितनी, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, हमारी नंबर ऑफ रोज कितनी होंगी जितनी हमारे पास सप्लाई होंगी, और नंबर ऑफ कॉलम्स कितने होंगे जितनी हमारे पास डिमांड होंगी, और उनके कोरस्पॉन्डिंग हमने रिस्पेक्टिवली उनके सप्लाई भी लिख दी। यानी कि साइलो 1 के सामने उसकी सप्लाई लिख दी, कितनी वो सप्लाई कर सकता था मैक्सिमम, जो हमें क्वेश्चन में दी हुई थी। जिस तरह इसमें 15 थी, 25 और 10 थी साइलो 3 की, और वो हमने रिस्पेक्टिवली लिख लिया, और इसी तरीके से हमने डिमांड्स भी लिख ली हैं। अब हमारा नेक्स्ट क्या होता है, नेक्स्ट है कि हमने अब कोस्ट को लिखना है। अब कोस्ट यानी कि मैंने आपको दिखाया था ना, यानी कि ये आप देख लें, अगर साइलो 2 से मिल 1 तक की कॉस्ट कितनी थी, $12। इसी तरीके से साइलो 2 की मिल 2 तक की थी $7। अब हमने इसको इन हर सेल्स के अंदर लिखना है। तो वो किस तरीके से लिखना है, हमने टॉप राइट कॉर्नर पे ये लिखना होता है सारा। ये एरो भी इंडिकेट कर रहा है कि हमने यहाँ पे कॉस्ट किस तरह आनी है, हर सेल की जो टॉप राइट साइड होगी ना, वहाँ पे हमने कॉस्ट लिखनी होती है। कॉस्ट क्या होती है कि यानी कि अब ये क्या है, अगर आप इसको इंटरप्रेट करें, यानी कि साइलो 1 की मिल 1 तक कॉस्ट कितनी है, वो है 10। मैं आपको दिखा भी देता हूँ, यहाँ पे था साइलो 1 की मिल 1 तक की कॉस्ट कितनी है, ये 10। इसी को हमने यहाँ पे टॉप राइट कॉर्नर में हमने लिख दिया हर सेल की, यानी कि ये साइलो 1 की मिल 1 तक की कॉस्ट क्या है, 10, वो हमने यहाँ पे इधर लिख दी। इसी तरीके से साइलो 1 की मिल 2 तक की कॉस्ट क्या थी, जो कि है $2। यहाँ पे देखें साइलो 1 की मिल 2 तक की कॉस्ट क्या है, $2। तो हमने इसको यहाँ पे लिख दिया। और इसी तरीके से साइलो 1 की मिल 3 तक की कॉस्ट क्या है, 20, वो हमने यहाँ पे नोट डाउन कर लिया। ये देखें, आप कंफर्म भी कर लें, ये 20 है। अब साइलो 1 की मिल 4 तक की है कॉस्ट 11। तो यानी कि लास्ट सेल में क्या आएगा, साइलो 1 की, और सॉरी यहाँ पे था साइलो 1 की मिल 4 तक की कॉस्ट कितनी है, 11, वो यहाँ पे हमने मेंशन कर दिया। ठीक है, ये आपको पता चल गया कि किस तरीके से हमने कॉस्ट को यहाँ पे लिखा है। इसी तरीके से हमने यहाँ पे लिखा है कि साइलो 2 की मिल 1 तक की कॉस्ट क्या होगी, 12 है, वो यहाँ पे हमने लिख दिया। सॉरी, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, यहाँ पे ये कि साइलो 2 की मिल 1 तक की जो कॉस्ट है वो है 12, तो वो हमने यहाँ पे लिख दिया। यहाँ से आप चेक भी कर लें, साइलो 2 की मिल 1 तक की जो कॉस्ट है वो है $12। अब ये देखें, साइलो 2 की मिल 2 तक की जो कॉस्ट है वो है $7। तो इसको भी यहाँ से इसको हम 7 लिख देंगे, यानी कि इस सेल में साइलो 2 की मिल 2 तक की जो कॉस्ट है वो है 7, हमने यहाँ पे लिख दी। इसी तरीके से साइलो 2 की साइलो 3 तक की जो कॉस्ट होगी वो है $9, यहाँ पे हमने लिख दी 9। साइलो 2 की साइलो 2 की मिल 4 तक की जो कॉस्ट है वो है 20, तो वो यहाँ पे हमने लिख दी। इसी तरीके से अब आपको ये समझ आ गया होगा कि किस तरीके से हमने कॉस्ट लिखी हुई है हर सेल के अंदर। इसी तरीके से यानी कि साइलो 3 की मिल 1 तक की कॉस्ट जो है वो 4 है। इसी तरीके से साइलो 3 की मिल 2 तक की जो कॉस्ट है 14 है, एंड साइलो 3 से मिल 3 तक की कॉस्ट 16 है, एंड साइलो 3 से मिल 4 तक की कॉस्ट 18 है। ये हमने लिख दी।
ये हो गया। ये था हमारे जो ट्रांसपोर्टेशन प्रोग्राम, उसको हमने एक टेबल फॉर्म में ले गए हैं ताकि हमारे लिए वर्किंग इजी हो जाए। हमने इसको टेबल फॉर्म में लेके जाना ही है, तभी हम आगे वर्किंग कर सकते हैं। तो ये मैंने आपको बता दिया कि किस तरीके से आपने टेबल फिल करना है। ये हर क्वेश्चंस में, यानी कि आगे लाइक नॉर्थ वेस्ट मेथड आएगा, वोगल मेथड आएगा, लीस्ट कॉस्ट मेथड आएगा। वो तीनों मेथड हैं इसको आगे सॉल्व करने के, किस तरीके से हम इसको फर्दर जो है ना इन सेल की वैल्यूज़ को फिल करेंगे। तो तीन मेथड हैं, एक तो है नॉर्थ वेस्ट, दूसरा है वोगल, तीसरा आप लीस्ट कॉस्ट है अपना। तो ये तीन चीज़ें, यानी कि ये अगर आपसे वो क्वेश्चन में पूछे गए इस मेथड से सॉल्व करें, इस मेथड से सॉल्व करें, तो यहाँ तक की वर्किंग सबकी सेम रहेगी। ठीक है, ये आपने टेबल किस तरीके से यहाँ तक तो आपने बना लिया। अब यहाँ से आगे आपका लगेगा कि जो भी उसने क्वेश्चन में कहा होगा कि भाईजान वोगल से करना है या लीस्ट कॉस्ट से करना है या आपने नॉर्थ वेस्ट मेथड यूज़ करना, तो यहाँ से आगे जाके चेंज होगा। तो इस लेक्चर में मैं आपको नॉर्थ वेस्ट करवा रहा हूँ, नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह लीस्ट कॉस्ट और वोगल मेथड भी करवा दूंगा। देन उसके बाद मैं इसकी वर्किंग भी करवाऊंगा, उसकी अलग से एक लेक्चर होगा। उसमें ये होगा कि क्योंकि यहाँ तक आपको मैंने आप बता दिया कि यहाँ तक सेम रहेगा टेबल बनाना किस तरह है। इसके बाद आगे तीनों मेथड में से जो भी उसने कहा होगा, वोगल का है, लीस्ट कॉस्ट का है या नॉर्थ वेस्ट का, तो इसके बाद लगेगा। और देन उसमें से जो भी आपको कहा हुआ है वो जब आप अप्लाई कर लेंगे ना, उसके बाद की जो वर्किंग है ना, वो तीनों मेथड में सेम है। सिर्फ मतलब कि एक पोर्शन है ऐसा ही, यानी कि इसके बाद जो पोर्शन है बस वही चेंज होगा क्वेश्चन में, बाकी सारा इससे पहले और उसके बाद वाला जो है ना वो सारा सेम रहेगा। तो मैं लेक्चर में बता दूंगा कि भाई नेक्स्ट लेक्चर में वर्किंग होगी और वहाँ से वो जो वर्किंग वो सारी सेम रहेगी, इसलिए मैं वो अलग अलग नहीं करा रहा। ये है कि इसके अंदर मैं नॉर्थ वेस्ट प्रॉब्लम को डिस्कस कर दूंगा कि किस तरीके से सॉल्व करना होता है। फिर उसके बाद वोगल और लिस्ट कॉस्ट की भी वीडियो अपलोड कर दूंगा, तो देन आपको समझ आ जाएगी कि अगर उसने जो भी मेथड पूछा है इसमें, तो वो अप्लाई करने के बाद उसके बाद जो वर्किंग है ना वो सेम ही रहेगी, तो उसका अलग से एक लेक्चर होगा। तो ये था हमारे पास जो फाइनल प्रॉब्लम आ गई थी हमारे पास, सप्लाईज और डिमांड्स, और हमारे पास हर सेल के अंदर हमने कॉस्ट भी लिख लिया है। उम्मीद है कि समझ आ गया होगा कि किस तरीके से ये कॉस्ट फिल हुई हैं और क्या पीछे लॉजिक थी। तो अब हमने लगाना है नॉर्थ वेस्ट, मैंने इसमें कहा है। उससे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि ये जो है ना, लाइक 1 1 है ना, ये x 1 1 है, ये वेरिएबल्स हैं। आप इनको y भी कह सकते हैं, z भी कह सकते हैं, आपकी अपनी मर्जी। मैं इसको x का नाम दे रहा हूँ। तो ये x 1 1 है, लाइक 1 फर्स्ट रो है, फर्स्ट कॉलम है। इसी तरीके से 1 2 है। अगर आप ये देखा जाए, अगर इंटरप्रेट करना, तो ये है कि ये जो 1 है ये साइलो 1 को इंडिकेट कर रहा है और ये जो 2 है ये मिल 2 को इंडिकेट कर रहा है। इसकी इंटरप्रिटेशन ये होगी जब इसको इंटरप्रेट करेंगे। तो इसको हम x 1 1 कहेंगे, 1 1। इसी तरीके से फर्स्ट रो है, सेकंड कॉलम है तो x 1 2 फर्स्ट रो है, और थर्ड कॉलम है x 1 3, और फर्स्ट रो है, फोर्थ कॉलम है तो x 1 4। इसी तरीके से आगे हमने फिल किए हुए हैं इनके वेरिएबल्स, क्योंकि ये आगे जाके आपके जब आप बेसिक फीसिबल सोल्यूशन निकालेंगे तो उसके अंदर इन्हीं वेरिएबल्स के करस्पॉन्डिंग आपने वैल्यूज यूज़ करनी होती है। तो यानी कि हर सेल की जो अंदर जो वेरिएबल एक नाम है ना, वो इंडिकेट मैंने यहाँ पे इस स्लाइड में शो कर दिया। जिस तरह इसका x 2 1 किस तरीके से है, रो 2 है, कॉलम 1 है, x 2 1 कह दिया। आप इसको y 2 1 भी कह सकते हैं, z 2 1 भी कह सकते हैं, आपकी मर्जी। आप x लें, y लें या 2 लें, z लें, लेकिन ये नंबरिंग इसी तरीके से रहेगी। रो पहला जो है ये वाला, ये रो को इंडिकेट करता है, और ये जो 1 है इसमें ये कॉलम्स को कॉलम नंबर इंडिकेट करता है। ठीक है, ये हो गया हमारे पास। और इसके मैंने जनरलाइजेशन, जो जनरलाइज फॉर्म है, लाइक अगर आपके पास m सोर्सेज हैं और n डेस्टिनेशन है, तो तब क्या होगी, मतलब उसी चीज़ को ये जो यहाँ पे हमने डिस्कस की थी, यहाँ पे था ना कि सप्लाई 3 है और डिमांड हमारे पास 4 है। अगर सप्लाई आपके पास m है हो और डिमांड आपके पास n है, तो तब क्या होगी जनरलाइज फॉर्म में, बस वही है लॉजिक सेम, बस वो यहाँ पे डिस्कस कर दिया। यानी कि हर सोर्स से हर डेस्टिनेशन तक होगा हमारे पास एरो होगा, क्योंकि हर डेस्टिनेशन तक हमें ट्रांसपोर्ट करना है हर सोर्स से। और उसके जो करस्पॉन्डिंग, यानी कि सोर्स 1 है, डेस्टिनेशन 1 है, तो C 1 1 यानी कि कॉस्ट आ गई। मैंने आपको दिखाया भी था कि जो एरोज़ हैं उनके ऊपर ये हम कॉस्ट लिखते हैं। इसके करस्पॉन्डिंग क्या होगा, उसके वेरिएबल्स भी बता दिए। यानी कि अगर कॉस्ट
C11 है, C11 किस तरीके से है, जिस तरह सोर्स 1 है, डेस्टिनेशन 1 है, तो C11 में उसको क्या दिया, उसके करस्पॉन्डिंग जो वेरिएबल होगा सेल का, जो इस स्लाइड्स में मैंने इंडिकेट, यानी कि सोर्स 1 है, डेस्टिनेशन भी 1 है, तो X11 यानी कि ये जो कोस्ट है इसको हम C11 कहेंगे और इसका जो सेल का नाम होगा वह X11 होगा। इसी तरीके से इसको देख लेते हैं, या इसको देख लेते हैं, सॉरी इसको लेते हैं। तो यानी कि ये क्या है कि सोर्स हमारे पास सेकंड वाला है और डेस्टिनेशन हमारे पास 3 है, तो हम यानी कि X23 सेल का नाम है और जो इसकी कॉस्ट है उसको हम C23 कहेंगे। वही बस यहाँ पे मेंशन किया हुआ सारा कि C1 अगर वेरिएबल X12 है ना सेल, तो उसके अंदर जो कॉस्ट लिखी हुई है ना उसको हम C12 से रिप्रेजेंट करेंगे। यही चीज़ यहाँ पे मेंशन की हुई है। तो ये रहा हमारे पास नॉर्थ वेस्ट प्रॉब्लम कॉर्नर मेथड जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इसमें। तो इससे पहले ना नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले होता क्या नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर, सबसे पहले तो ये आप समझ लें, हमने क्या करना था कि जितना भी पूरा टेबल है ना उसमें से सबसे जो नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर है ना उसको हमने सेलेक्ट करना है। तो हमारे पास वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर सेल्स ऑफ द अनक्रॉस सेक्शन। अब ये अनक्रॉस सेक्शन क्या है, ये आप को मैं बताता हूँ, जिस तरह हम आगे प्रोसीड करेंगे ना तो ये आपको समझ आ जाएगी कि अनक्रॉस्ड सेक्शन का क्या मतलब है यहाँ पे। अब आपके पास ये मैं स्लाइड लेके आ रहा हूँ, ये इनिशियली क्योंकि ये होगा ना वो उसमें मैंने ना एक सेल फिल किया हुआ है, वो इसके बाद दिखाता हूँ। अब यहाँ से हम नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड इस पे अप्लाई करने लगे। क्या था नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर, तो नॉर्थ वेस्ट हमारे पास क्या बनता है, हमारे पास इस पूरे सेल में अभी देखा जाए ना कुछ भी क्रॉस नहीं है, यानी कि सारे एम्प्टी है, कहीं पे क्रॉस नहीं है। तो नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर जो होता है ना वो हमारा ये वाला टॉप लेफ्ट कॉर्नर बनता है। तो इस जो हमारे पास जो टेबल है नॉर्थ वेस्ट, इसमें कौन सा बनेगा, ये वाला हमारे पास सेल बनेगा। तो ये हमारा सेल बनेगा किस तरीके से बनेगा, अगर आप डायरेक्शंस वगैरह का देखें तो नॉर्थ होता है हमारा, वेट करें मैं आपको समझाता हूँ। हाँ जी, इस तरीके से होता है ना हमारे पास डायरेक्शंस जो हैं, हमारे पास होता है यहाँ पे होता है नॉर्थ और यहाँ पे होता है हमारे पास साउथ और यहाँ पे हमारे पास होता है ईस्ट और यहाँ पे होता है हमारे पास वेस्ट। तो ये हमारे पास सिनेरियो होता है, ठीक है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। अगर हमारा क्या मेथड है, हमारा मेथड है नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर। तो नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर क्या कह रहा है कि यानी कि वेस्ट फुल लेफ्ट पे चले जाएं, नॉर्थ फुल टॉप पे चले जाएं, अनक्रॉस सेक्शन। अभी देखें ना इनिशियली हमारे पास कोई भी सेल ऐसा नहीं है जिसमें क्रॉस लगा हो, ठीक है। तो हमारे पास क्या था, वेस्ट में चले जाएं फुल लेफ्ट चले जाएं और नॉर्थ है फुल टॉप में चले जाएं, यानी कि लेफ्ट टॉप। आप इनडायरेक्टली आप देखा जाए ना तो आप ये याद रख लें कि लेफ्ट और टॉप, लेफ्ट टॉप मोस्ट जो सेल होगा ना वो आपका नॉर्थ वेस्ट में सिलेक्ट होगा। तो यहाँ पे क्या है हमारे पास ये बनता है लेफ्ट और टॉप, यानी कि किसी भी जगह लेफ्ट और सबसे टॉप कौन सा है, अनक्रॉस्ड सेल। तो हमारे पास ये है, यानी कि यहाँ पे ये वाला सेल हमारा सिलेक्ट होगा नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर में। तो अब हमने क्या करना है, अब आपने जब ये वाला सिलेक्ट आपने देख लिया कि ये वाला सेल सिलेक्ट हो गया, आपने अब क्या करना है, इसकी डिमांड देखनी है। इसकी है डिमांड 5, कॉलम में देखेंगे इसकी डिमांड है 5 और ये इसमें सप्लाई कितनी कर सकते हैं, यानी कि साइलो 1 और मिल 1 है ना, तो हमने मिल 1 की डिमांड देखिए 5 है और साइलो 1 कितना सप्लाई कर सकता है 15 मैक्सिमम, ठीक है। अब आपने देखना कि डिमांड 5 है सप्लाई 15, इसको इस वक्त हम साइलो 1 पे खड़े हैं और मिल 1 की डिमांड है 5। आपने देखना सिंपली आपने देखना कि भाईजान जिस सेल को आपने सेलेक्ट कर लिया ना उसके कॉलम में देखना कि डिमांड कितनी लिखी हुई है और उसकी रो में देखना कि उसकी सप्लाई कितनी लिखी हुई है, ठीक है। इन दोनों में से आपने जो मिनिमम है ना उसको आपने उतना एलोकेट कर देना है। इन अदर वर्ड्स अगर इसके मतलब कि डिमांड 5 है, सप्लाई आपके पास 15 है, यानी कि आपके पास 15 सप्लाई है, आप डिमांड फुलफिल इसकी कर सकते हो। लाइक 5 है तो आप इसके यानी कि सप्लाई आपके पास 15 है, डिमांड 5 है, आप इजीली
जो 5 डिमांड है उसको आप फुलफिल कर सकते हो, क्योंकि आपके पास सप्लाई 15 है। अगर फर्स्ट करें यहाँ फिर आप फुलफिल नहीं ना कर सकते थे। अब आपने क्या करना है कि डिमांड 5 है, आपने यहाँ पे 5 एलोकेट करना है। इन दोनों में से इंडायरेक्टली मिनिमम जो होगा ना 15 और 5, यानी कि आपने कॉलम में देखा जो सेल सिलेक्ट हुआ है उसमें डिमांड कितनी है 5, और उसकी रो में देखा कि सप्लाई कितनी है 15। इन दोनों में से जो मिनिमम है वो आपने यहाँ पे फिल कर देना इस सेल में। तो वही हमने किया हुआ है इस स्लाइड में। हमारा ये कॉलम सिलेक्ट हुआ था नॉर्थ वेस्ट में, इसकी डिमांड थी 5 और सप्लाई थी 15, तो दोनों में से मिनिमम क्या था 5, तो हमने 5 यहाँ पे एलोकेट कर दिया, यानी कि डिमांड उसकी फुलफिल कर दिया। अब 5 जब इसको एलोकेट कर दिया इसका मतलब यानी कि अब इसकी डिमांड देखा जाए ना कि 5 अगर इसको मिल 1 को मिल गया और उसकी डिमांड थी 5, तो हमने ये जो यहाँ पे वैल्यू हम फिल करेंगे ना उतना ही हम कॉलम में जो डिमांड है और रो में जो सप्लाई है उसमें से माइनस भी करेंगे। क्योंकि अब देखें इसका मतलब क्या है कि साइलो 1 ने मिल 1 को 5 यूनिट सप्लाई कर दिए हैं, और मिल 1 की डिमांड कितनी थी 5 ही थी, और इसलिए जब मिल 1 की डिमांड पूरी हो गई उसको अब किसी यूनिट्स की ज़रूरत नहीं है कि वो किसी और साइलो से इस अपनी डिमांड को पूरा करे। तो इस वजह से हमने जब 5 एलोकेट कर दिया, डिमांड इसकी पूरी हो गया, हमने इसमें से 5 माइनस कर दिया तो हमारे पास आ गया यहाँ पे 0। और इसी तरीके से साइलो 1 ने इसकी डिमांड को पूरा किया, तो उसके 15 थी सप्लाई टोटल, तो उसमें से 5 माइनस हो जाएगा क्योंकि उसने मिल 1 को 5 यूनिट सप्लाई कर दिया। अब उसके पास 10 यूनिट्स रह गए, ठीक है। ये इसलिए हमने ये क्रॉस, ये हम साथ साथ मेंशन करेंगे वर्किंग में ताकि हमें याद रहे, क्योंकि नेक्स्ट आइटरेशन में हमने अब इन सप्लाईज को लेके चलना है, ठीक है। अब दूसरा पॉइंट जो मैं कह रहा था कि इसको रिमूव कर देते हैं। दूसरा पॉइंट जो था कि अनक्रॉस सेक्शन का जो लिखा हुआ था, अब क्रॉस सेक्शन कब आएगा। अब आपने देखना भाईजान 5 आपने फिल कर लिया, आपने इसकी रो में देखना और इसके कॉलम में देखना कि कौन सी वैल्यू 0 हो गया आफ्टर सब्ट्रैक्टिंग, यानी कि आपने 5 जब एलोकेट किया 5 आपने इसके सप्लाई में से भी माइनस किया होगा और 5 इसकी डिमांड में से भी माइनस किया। अब आपने देखना कि कहीं डिमांड 0 हो गई है, 0 जिस तरह इसके इस केस में डिमांड 0 हो गई। अब जब 0 हो गया ना इसका मतलब ये है कि भाईजान मिल 1 था ना, इसके ये कॉलम 1 जो इंडिकेट कर रहा है मिल 1 है, तो मिल 1 की डिमांड फुलफिल हो गई, यानी कि अब इसको किसी और साइलो से किसी और सप्लायर से ज़रूरत नहीं है किसी भी यूनिट की, क्योंकि उसकी डिमांड फुलफिल हो गया। तो इसका मतलब है ये वाला जो है सेल ये भी क्रॉस हो जाएगा, ये भी क्रॉस हो जाएगा। इसको मैंने ये ग्रे से करके दिखा दिया, अदरवाइज आप यहाँ पे क्रॉस लगाएंगे पेपर में, आप यहाँ पे क्रॉस लगा लें। और बेहतर ये है कि आप लेड पेंसिल रखें अपने पास, उससे ये क्रॉस लगाएं ताकि आप ट्रेस कर लें, क्योंकि आपने तो ये आइट्रेशन करके नहीं ना दिखानी बार बार पेपर में, आपने तो एक टेबल पकड़ना इसी के अंदर आपने फिल करके दे देना। अगर आप इस तरीके से परमानेंट बॉल पेन से अगर आप क्रॉस लगाएंगे ना तो फिर आपको बार बार टेबल बनाना पड़ेगा, और टेबल बनाने में ये सारी चीज़ें नोट करनी पड़ेंगी, और कितनी आइट्रेशन तक चलेगा तो वो बार बार टेबल बनाना पड़ेगा। तो ये तो मैं खैर आपको समझाने के लिए 1 बाय 1 कर रहा हूँ, वरना तो आपने तो पेपर में तो एक बार ही आपने ये कर देना है कि आपको पता होगा। तो इसलिए लेड पेंसिल आप अपने पास ज़रूर रखें जिससे आप निशान क्रॉस कर लें और उसके बाद आप इसको जाने दें। अगर आप मेरे ख्याल से आगे परमानेंट से भी कर लेंगे तब भी कोई इशू नहीं होगा, लेकिन ये कि लेड पेंसिल से आप बाद में रेस कर लेंगे तो एक साफ़ सुथरा सा ही रहेगा। इसको आपने सिंपल क्रॉस कर देना है, ठीक है। उसके बाद जो आपने करना है वो ये कि अब आपका ये जो सेक्शन है ना ये सारा हो गया फुलफिल। अब आपके पास अनक्रॉस सेक्शन, ये जो अनक्रॉस सेक्शन लिखा हुआ था ना इसका मतलब ये है, अब ये मतलब कि अब आपने देखना कि इसकी वैल्यू तो फुलफिल हो गई है, मतलब कि इस सेल में वैल्यू फिल हो गया और बाकी क्रॉस्ड है। अब आपके पास जो सेक्शन बचा है ना वो ये वाला सेक्शन सारा बचा हुआ है। अब आपने इसमें से देखना कि आपके पास नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर वाला सेल कौन सा बनता है। जो मैंने कहा कि आपने जो जितना रिमेनिंग बच गया उसमें से उस मैट्रिक्स में से आपने लेफ्ट और सबसे टॉप वाला पकड़ना है सेल, तो यानी कि जो अवेलेबल होगा। अब ये जो एरिया है इसमें देखा जाए तो सबसे लेफ्ट और टॉप वाला सेल जो है वो ये है, क्योंकि ये वाला सेक्शन तो फुलफिल हो गया ना, फिल हो गया है सॉरी, तो हमारे पास सिर्फ ये सेक्शन बचा है ये वाला। तो इसमें जो लेफ्ट टॉप मोस्ट सेल है वो है हमारे पास ये।
अब आपने इसमें देखना कि इसमें उसने कहा कि भाईजान इसकी सप्लाई कितनी इसमें अवेलेबल, रो में 10 अवेलेबल है और इसकी डिमांड कितनी है 15, यानी कि साइलो 1 के पास इस टाइम 10 यूनिट्स अवेलेबल हैं, जबकि मिल 2 को 15 यूनिट्स रिक्वायर्ड है। मैंने क्या कहा था, आपने जो सेल सिलेक्ट होगा उसके रो और कॉलम में देखना, दोनों में से जो वैल्यू मिनिमम है वो आपने यहाँ पे इस सेल में एलोकेट कर देनी है। यानी कि इन दोनों में से मिनिमम क्या है 10 और 15 में से 10 मिनिमम है, तो आपने 10 यहाँ पे एलोकेट कर दिया और 10 आपने जब यहाँ पे सेल में लिख दिया तो आपने उतने ही उस रो और कॉलम उस सेल के रो और कॉलम में जितने मतलब के सप्लाई और डिमांड है उसमें से 10 माइनस भी करना है, यानी कि यहाँ से भी 10 माइनस हो जाएगा, यहाँ से भी 10 माइनस हो जाएगा। तो इसी चीज़ को हम देखते हैं। तो ये देखें वही जिक्र जो मैं अभी आपको कर रहा था कि आपने 10 एलोकेट कर दिया, दोनों में से मिनिमम है, 10 इसमें से माइनस किया तो यहाँ पे बन गया 0, यहाँ पे हमारे पास 5, यानी कि इसका मतलब ये है कि साइलो 2 ने मिल 2 को 10 यूनिट्स प्रोवाइड किए हैं। और इस तरीके से क्या हुआ कि साइलो की जो जितने यूनिट्स थे ना उसके पास टोटल 15 यूनिट्स है, जिसमें से उसने 5 मिल 1 को सप्लाई कर दिए और 10 जो थे रिमेनिंग वो उसने मिल 2 को दे दिए। तो यानी कि अब सप्लाई जो साइलो 1 के पास कोई यूनिट्स अवेलेबल नहीं है। और इसी तरीके यहाँ से देखा जाए तो विजन मिल 2 की 15 डिमांड से यूनिट्स की 10 यूनिट्स उसको अवेलेबल मिल गए हैं और अभी भी उसको 5 यूनिट्स और चाहिए, यानी कि अब 5 यूनिट्स और चाहिए, वो किसी और साइलो से पकड़ेगा। साइलो 1 के पास तो 10 ही अवेलेबल थे तो उसने 10 ले लिए, अब वो साइलो 2 या साइलो 3 से बाकी के 5 यूनिट्स लेगा। अब मैंने क्या था कहा था कि भाईजान आपने देखना कि जिस रो या कॉलम में 0 बन गया है सप्लाई या डिमांड में, वहाँ पे आपने क्रॉस लगा देने, क्योंकि उसके वो अगली मीन्स की अगर देखा जाए, अब जिस तरह यहाँ पे देखा जाए साइलो 1 की डिमांड्स जो सप्लाई थी वो हो गया 0। तो अब क्या है कि इसका मतलब ये है कि साइलो अब मिल 2 को तो उसने 10 दे दी है, अब उसके पास सप्लाई यानी कि जितने यूनिट्स थे वो खत्म हो गए, अब मिल 3 और मिल 4 को तो वो कुछ नहीं ना प्रोवाइड कर सकता क्योंकि उसके पास सप्लाई ही खत्म हो गया, तो यहाँ पे हम सिंपली क्रॉस कर देंगे। तो इसी चीज़ को मैंने नेक्स्ट स्लाइड में हाईलाइट, मैंने आपको कहा कि जो क्रॉस सेक्शन होगा ना वो आपको पता चल जाएगा कि ग्रे से ना मैंने हाईलाइट किया हुआ है, इसको आप इस तरीके से भी लगा लें क्रॉस, यानी कि ये भी क्रॉस है, ये भी क्रॉस है, ये भी क्रॉस है। मैं यहाँ पे हाईलाइट इसलिए कराऊंगा क्योंकि आगे जाके इजी हो जाएगा, लेकिन आपको पेपर में तो ज़ाहिर बात है करना है खुद, वहाँ पे आप हाईलाइट तो नहीं ना कर सकते, वहाँ पे आप सिंपल लेड पेंसिल से ना इस तरीके से क्रॉस लगा लेंगे ताकि आपको पता चलता रहे कि हमारे पास कितना सेक्शन बाकी रह गया। अब हमारे पास जो सेक्शन रह गया अनक्रॉस सेक्शन कौन सा है और जो फिल भी नहीं हुए सेल्स, वो है ये वाला पोर्शन। तो अब हमने इसमें से देखना कि हमारे पास लेफ्ट टॉप मोस्ट सेल कौन सा है, वो बनता है हमारा ये वाला सेल। अब ये क्या है, जब ये सेल हमारा सिलेक्ट हो गया, नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड हम यूज करेंगे। तो अब हमने इसकी रो को देखना, रो में है 25 सप्लाई अवेलेबल है इसमें, मतलब कि सैलो 2 के पास 25, क्योंकि सैलो 2 है और हम मिल 2 को देख रहे हैं तो मिल 2 को 5 चाहिए। अब मैंने क्या कहा था कि भाईजान जो सेल सिलेक्ट हुआ उसका कॉलम और उसके रो में जो सप्लाई और डिमांड है उन दोनों में से मिनिमम वैल्यू कौन सी है, मिनिमम वैल्यू है 5 और 25 में से मिनिमम क्या है 5, तो 5 हमने इस सेल में एलोकेट कर देनी, यहाँ पे क्या आ जाएगी वैल्यू 5 आ जाएगी। 5 जब आ गए उसी को हमने यहाँ से भी माइनस कर देंगे और 25 में से भी माइनस कर देंगे। तो यही काम नेक्स्ट स्लाइड में शो किया हुआ मैंने, जो आपको मैंने एक्सप्लेन भी कर दिया, और ये एरो भी बता रहा है कि यहाँ पे 0 बन गया। क्या यहाँ पे मैंने क्या कहा था कि भैया लेफ्ट टॉप मोस्ट हमारे पास सेल था, ये यहाँ पे हमने देखा इसकी रो में देखा क्या था 5 था, यहाँ पे आप देख सकते हैं 5 था और यहाँ पे था रो में 25, दोनों में से मिनिमम वैल्यू क्या थी 5, हमने वो यहाँ पे असाइन कर दिए, 5 आ गया। अब हमने 5 को जो इसकी डिमांड अवेलेबल थी 5 उसमें से माइनस किया, यहाँ पे बन गया 0, और यहाँ पे जब 25 में से 5 माइनस किया तो हमारे पास 20 रह गया। क्या मतलब वही है कि भाईजान साइलो 2 ने मिल 2 को 5 यूनिट्स प्रोवाइड किए हैं, अब उसके बाद क्या आ गया भाईजान मिल 2 की डिमांड फुलफिल हो गई है और वो 0, मतलब अब मिल 2 को कुछ नहीं चाहिए। साइलो 2 के पास 25 सप्लाई थी जिसमें से अब उसके पास 5 उसने मिल 2 को दे दिया, तो अब उसके पास कितनी सप्लाई यूनिट्स रह गए हैं 20 यूनिट्स रह गए हैं। तो मैंने कहा था कि जिस आपने देखना है कि भाईजान जब आपने वैल्यू को सब्ट्रैक्ट कर दिया देन आपने देखना है कि रो या कॉलम में किस में सप्लाई या डिमांड 0 हो गई, यानी कि डिमांड 0 हो गया, इसका मतलब यानी कि मिल 2 की डिमांड फुलफिल हो गया। अब इसी को
इसे किसी सप्लायर से की ज़रूरत नहीं है, कि वो किसी यूनिट की ज़रूरत नहीं है। तो इसलिए हमने क्या कर देना आ जाएगा। हाँ जी, दूसरी बात ये है कि ये नहीं है कि भाईजान उसके नीचे आपने देखना भाईजान, ये अगर फर्ज करें यहाँ पे 10 ना लिखा होता, फर्ज करें, मैं आपको समझाने के लिए कह रहा हूँ, यहाँ पे 10 ना लिखा होता, यहाँ पे आपने 5 एलोकेट कर दिया और इसकी कॉलम में बन गया 0, तो आपने यहाँ पे भी क्रॉस लगाना और इसके ऊपर भी, यानी कि उस सेल के ऊपर और नीचे क्रॉस लगाना। जो भी एम्प्टी सेल होगा, जो फिल्ड सेल होगा, उस पर क्रॉस नहीं लगा देना। लाइक इसमें देखा जाए ना 5 है, अब आपको पता लग गया इस कॉलम में आना है क्रॉस, तो आपने देखना कि कौन सा कोई ऐसा सेल है इस कॉलम में जो कि अभी तक फिल नहीं हुआ, चाहे वो उससे ऊपर हो या नीचे हो, तो कहीं भी हो उस कॉलम में आपने जितने भी कॉलम एम्प्टी होंगे ना, उधर आपने क्रॉस लगा देना, यहाँ पे क्रॉस लगा देना। ये नहीं करना कि भाईजान ये फील्ड है तो इस पे भी क्रॉस लगा दो, ऐसा नहीं करना। अगर ये अनफील्ड होता तो यहाँ पे भी क्रॉस लगा देते। ठीक है, ये बात क्लियर कर लेना। तो यही चीज़ नेक्स्ट स्लाइड में मैंने कर दिया कि ये जो ग्रेस है ये रिप्रेजेंट कर रहा हमारा क्रॉस सेक्शन। इसी चीज़ को दिखा भी देता हूँ यहाँ पे साथ साथ में, इसलिए क्रॉस भी कर रहा हूँ, आपको याद रहे। अब हमने क्या करना है, अब हमारे पास ये एरिया अवेलेबल है, ये हाईलाइटेड क्या इंडिकेट कर रहा है कि हमारा जो लेफ्ट टॉप मोस्ट सेल बनता है ना, जो इस अवेलेबल एरिया है जो, तो वो हमारे पास ये वाला सेल बनता है, ये वाला। तो इसको मैंने ऑरेंज से हाईलाइट करके दिखा दिया। तो अब हम इसमें क्या करेंगे भाईजान, इसमें हमने देखना भाईजान, रो में देखना 20 है और कॉलम में देखा तो 15 है। दोनों में से मिनिमम क्या है, 15 है, तो हमने 15 यहाँ पे एलोकेट कर देना और 15 इसमें माइनस किया, यहाँ पे बन जाएगा 0। और यहाँ पे हम माइनस करेंगे रो वाले सप्लाई में से, तो हमारे पास 5 बच जाएगा, यानी कि कॉलम में फिर 0 बन गया। तो इसके हमने क्या कर देना कि इस कॉलम में जितने भी एम्प्टी सेल होंगे ना, उधर हमने क्रॉस लगा देना है। तो वही चीज़ हमने यहाँ पे की हुई है। तो जब हम इसको क्रॉस कर देंगे ना, तो यानी कि यहाँ पे भी क्रॉस आ जाएगा, यहाँ पे तो पहले ही क्रॉस है, यहाँ पे भी क्रॉस आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगी वैल्यू क्या आ जाएगी 15। तो वो मैंने यहाँ पे लिख दिया हुआ है, 15 आ गया। हमने यहाँ से क्रॉस किया 0 बन गया, यहाँ से क्रॉस किया तो हमारे पास 5 आ गया। ये दरअसल 2 आइट्रेशन मैंने साथ कर दी हैं इस स्लाइड में, क्योंकि आपको समझ तो लग गया प्रोसीजर, लेकिन मैं फिर भी आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ 1 बाय 1, ताकि कोई एम्बिग्यूटी ना रहे आपको। तो यहाँ पे 15 आ गया। इस चीज़ को अभी आप इग्नोर करें, ये वाला जो है ना, ये 2 सेल हैं, इनको इग्नोर करें। 15 आ गया, आपने 15 इसमें से माइनस किया, यहाँ पे 15 माइनस किया तो हमारे पास 5 रह गया और यहाँ पे 0 आ गया, तो हमने यहाँ पे भी क्रॉस लगा दिया। ठीक है, जब अब यहाँ पे आप देख लें, यहाँ पे मैं शो कर देता हूँ, यहाँ पे आ गया 15। ओके, और ये हो गया क्रॉस, ये भी क्रॉस है, ये भी क्रॉस है, ये भी क्रॉस, ये भी क्रॉस एंड ये भी। ठीक है, अब हमारे पास कौन सा अवेलेबल एरिया, अब हमारे पास अवेलेबल एरिया है ये वाले 2 सेल्स। ठीक है, अब इसमें से लेफ्ट टॉप मोस्ट सेल कौन सा है, तो हमारे पास देखा जाए ना, तो लेफ्ट हम चले जाएं, लेफ्ट जा नहीं सकते, तो टॉप में कौन सा ऐसा सेल है जो कि क्लोज नहीं है, अनक्लोज सेक्शन कौन सा है, तो वो ये वाला बनता है, ये वाला हमारा एरिया। अब हमने इसको देखना, इसके अंदर क्या होगा, यहाँ पे हमारे पास 5 होगा। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास हो गया होगा 15, क्योंकि एलोकेट कर दिया ना, यहाँ पे हमारे पास 0 हो गया होगा। ठीक है, ये हमारे पास सिचुएशन होगी। तो ये हमारा सेल जब सिलेक्ट होगा तो हम इसकी रो में देखेंगे और इसके कॉलम में देखेंगे। तो मिनिमम क्या है इसमें, यानी कि 15 है यहाँ पे और यहाँ पे 5 है, दोनों में से मिनिमम है 5, तो यहाँ पे आ जाएगा 5। मैं इसको रेज कर लेता हूँ। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 5। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 5। ठीक है, अब हमारे पास 5 आ गया। जब 5 आ गया तो इसको हम क्या करेंगे, मैंने आपको क्या कहा था कि 5 आ गया तो उसके रो में जो सप्लाई थी उसमें से भी माइनस कर देंगे 5। यहाँ पे 0 रह गया, यहाँ से माइनस किया तो हमारे पास रह गया 10। ओके, अब यानी कि 0 यहाँ पे बना, तो यानी कि इसकी रो में जितने भी ऐसे सेल हैं जो कि अनक्रोज्ड हैं, एम्प्टी सेल हैं, वो क्रॉस हो जाएंगे। तो ऐसा देखा जाए कि कोई भी सेल नहीं है, पहले ही ये क्रॉस, और ये भी फील्ड है, ये भी फील्ड है, और ये था, ये भी फील्ड हो गया। तो ठीक है, हम आगे प्रोसीड करते हैं। अब हमारे पास बच गया सिर्फ ये वाला सेल। ठीक है, अब इस सेल को मैं आगे दिखा भी देता हूँ।
ठीक है, ये मैंने आपको आइट्रेशन करके भी दिखा दी, 15 और 15 की भी मैंने यहाँ पे दिखा दी थी वर्किंग करके, और 5 की भी दिखा दी थी, वो अब मैंने रेस कर दिया है। तो आपको समझ आ गया होगा 15 और 5 किस तरीके से है। अब उसके बाद हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक ही सेल बचा था, तो हम इस पर वही लगाते हैं लेफ्ट और टॉप, सिर्फ एक ही सेल है तो वही सिलेक्ट हो जाएगा। जब ये सिलेक्ट हो गया तो हमने इसकी रो में देखा कि इतने 10 सप्लाई है ना 10, और डिमांड इसकी कितनी थी 10। यहाँ पे जब हमने 5 एलोकेट किया था माइनस किया था, तो यहाँ पे हमारे पास 10 डिमांड्स बाकी रह गई थी। तो हम दोनों में से मिनिमम लेना होता है 10 10, दोनों में से मिनिमम जो क्या है 10 है, तो यहाँ पे 10 आ जाएगी। 10 हम इधर से भी माइनस कर देंगे, इधर से भी माइनस कर देंगे। तो वही हमने यहाँ पे किया हुआ, 10 यहाँ से माइनस किया, यहाँ पे भी 0 बन गया, यहाँ पे भी 0 बन गया। हमने देखा रो में या कॉलम में कोई ऐसा सेल है जो खाली है अभी तक, वहाँ भी हमने क्रॉस कर दिया। अगर कोई नहीं खाली तो ऐसे एज इट इज़ रहेगा। अब यहाँ पे देखें कि आपका जो था ना आपकी सारी डिमांड्स फुलफिल हो गया। लाइक ये आपको क्या बता रही है कि यहाँ पे जाके आपके पास 0 बन गया, आपके पास डिमांड्स भी, यानी कि अब आप देखें ना कि आपकी डिमांड्स सारी जितनी भी थी वो सारे सब में 0 0 है, यानी कि सारी डिमांड्स फुलफिल हो गई है। और अगर आप सप्लाई देखें तो वो भी सारी 0 0 है, यानी कि आपके पास जितनी सप्लाई अवेलेबल थी वो भी फुलफिल हो गई हैं, सारे यूटिलाइज हो गए हैं, और हर मिल की डिमांड भी पूरी हो गई है। यानी कि आपका क्योंकि आपका जो था प्रॉब्लम था वो बैलेंस था। और कुछ इस तरह की प्रॉब्लम भी होती है जो कि इम्बैलेंस होती है वहाँ पे, तो वो किस तरीके से करनी है वो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर्स में मैं आपको समझा दूंगा, करके भी दिखाऊंगा कि किस तरीके से हमने इम्बैलेंस प्रॉब्लम है तो उसको किस तरीके से डील करना है। ये क्योंकि ये हमने खुद ही देखना होता है, वो क्वेश्चन में नहीं बताएगा कि ये जो है प्रॉब्लम वो बैलेंस है या इम्बैलेंस है, तो वो आपने खुद देखना होता है। वो किस तरीके से देखना है, आपको किस तरीके से पता चलेगा, वो सारा इंशाल्लाह मैं आप कमिंग लेक्चर्स में समझाऊंगा और करके भी दिखाऊंगा। तो यहाँ तक तो आपको समझ आ गया। ये था हमारा नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड। यहाँ पे मैं ये इस लेक्चर को एंड कर रहा हूँ, क्योंकि ये मेथड जो है ना, इसके बाद मैं आपको इंशाल्लाह वोगल कराऊंगा और लीस्ट कॉस्ट मेथड कराऊंगा। मैं ये मेथड इसलिए पहले डिस्कस कर रहा हूँ क्योंकि ये मेथड ही बस डिफरेंट है, बस यही वाला पोर्शन डिफरेंट आएगा। बाकी उससे पहले जिस तरीके से मैंने आपको ये टेबल में बना के दिखाया था, कॉस्ट वगैरह फिल की थी ये, और ये जो सेल्स की वैल्यू है ना इनको फिल नहीं किया था। इसके अलावा यानी कि ये जो कॉस्ट है और ये किस तरीके से ये टेबल, ये सारा सेम रहेगा। उसके बाद और अब तक ये जो है ना इतना तकरीबन यहाँ पे बस फर्क आएगा। अगर उसने क्वेश्चन में लिखा है कि भजन आपने नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड यूज करना, तो वो मैंने इस लेक्चर में आपको करके दिखा दिया कि किस तरीके से आपने नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड को यूज करते हुए सेल्स की वैल्यूज को फिल करना है। और आगे वोगल मेथड भी यूज होता है कि सेल की वैल्यूज को आप वोगल मेथड से फिल करें, तो वो किस तरीके से करना, वोगल मेथड भी समझा दूंगा इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में, और लीस्ट कॉस्ट मेथड भी इंशाल्लाह अपकमिंग लेक्चर्स में समझा दूंगा। बस ये 3 मेथड है जो यूज होते हैं इन सेल्स की वैल्यूज को फिल करने के। इसके बाद की जो वर्किंग है ना वो सब में सेम है, तो उसके लिए मैं अलग से लेक्चर बनाऊंगा, ताकि उससे पहले मैं ये तकरीबन तीनों मेथड के ना लेक्चर्स अपलोड कर दूंगा, ताकि आपको उस वर्किंग से पहले सारा आपको मेथड भी पता होंगे, तो आप इजीली फिर वो वर्किंग देख लेंगे। एक ही लेक्चर होगा, उसमें टाइम भी बच जाएगा आपका। तो ये सारा, अब ये देखें, ये जो फील्ड सेल्स है ना जिनके अंदर वैल्यूज फील्ड है, ये हमारे पास नॉन बेसिक सोल्यूशन होता है। यानी कि मैंने आपको बताया था कि फर्स्ट रो है, फर्स्ट कॉलम है, इसके कोरस्पॉन्डिंग जो ये वैल्यू है ये क्या होगी, ये x11 की वैल्यू है। ठीक है, मैंने आपको यहाँ पे दिखाया भी था कि वेरिएबल्स किस तरीके से हम असाइन करते हैं हर सेल के अंदर। ये देखें, पहली रो है, पहला कॉलम है, उसको हम x11 क्या देते हैं। अब x11 की वैल्यू क्या थी, यहाँ पे 5 फिल हुआ है। जो यहाँ पे सेल के अंदर हमने वैल्यूज फिल किया ना, वो इन वेरिएबल्स की दरअसल वैल्यू है। तो वो हमारे पास बेसिक सोल्यूशन होता है। मैंने आपको कहा था ना कि बेसिक, जिन्होंने मेरी प्लेलिस्ट देखते हुए आ रहे हैं उनको पता होगा कि बेसिक फीजिबल सोल्यूशन का क्या मतलब है। यानी कि ऐसे वेरिएबल्स जिनकी वैल्यू नेगेटिव नहीं होती। यानी कि अगर आप सिंपलेक्स मेथड पर एम मेथड आपने देखा होगा, तो उसमें उनको समझ आ गया होगा कि मैं किस चीज़ का जिक्र कर रहा हूँ। तो ये हमारे पास क्या है, x11 की वैल्यू है, ये x12 की वैल्यू है, ये है x22 की वैल्यू, ये x23 की वैल्यू। यही हमने यहाँ पे लिखा है। यहाँ पे वो मैंने शो भी करा दिया टेबल के कोरस्पॉन्डिंग सेल्स के हमने कौन कौन से वेरिएबल्स असाइन किए थे। अब स्टार्टिंग बेसिक फीजिबल सोल्यूशन क्या होगा हमारे पास, वो यही है कि जो सेल्स फील्ड है ना जिनकी वैल्यूज फील्ड है, जिस तरह इसमें 5 है 10 है। अब ये देखें, ये एम्प्टी है, ये भी एम्प्टी है,
तो इनको छोड़ देना। जो फील्ड है ना वो हमारे पास स्टार्टिंग बेसिक फीसिबल सोल्यूशन में आ जाते हैं। तो हमारे पास क्या है, x11 है उसकी वैल्यू है 5, वही लिखा हुआ है। x12 की वैल्यू 10, x22 की वैल्यू है हमारे पास 5, x23 की वैल्यू 15, x24 की हमारे पास x34 की जो वैल्यूज है वो हमारे पास 10। इसके अलावा जितने भी सेल्स ऐसे हैं जो कि फील्ड नहीं है या क्रॉस लगा होगा, लेड पेंसिल से अगर आपने तो क्रॉस लगा होगा, फील्ड नहीं है, वो हमारे पास नॉन बेसिक फीसिबल सोल्यूशन, उन सब की वैल्यू क्या होती है, जीरोज होती है। नॉन बेसिक सोल्यूशन जो होते हैं हमारे पास वेरिएबल, नॉन बेसिक वेरिएबल्स होते हैं, उनकी वैल्यू क्या होती है, जीरो होती है। तो वही चीज़ है, यानी कि जो सेल्स फील्ड नहीं है, ये इसलिए यहाँ पे एरर भी लगाया हुआ था कि जो सेल्स यहाँ पे फील्ड नहीं है वो हमारे पास नॉन बेसिक वेरिएबल्स होते हैं। अब बेसिक वेरिएबल्स क्या है इसमें, x11, x12, x22, x23, x24, x34। इसके अलावा ये जितने भी सेल्स फील्ड नहीं है इनके अगर देखा जाए, ये हमारे पास क्या बनता है, x13 की वैल्यू क्या होगी, जीरो, और ये हमारे पास नॉन बेसिक वेरिएबल होंगे। तो ये था हमारे पास स्टार्टिंग बेसिक फीसिबल सॉल्यूशन। और सेकंड ये भी मैं आपको चलो यहाँ पे डिस्कस कर देता हूँ कि भाईजान अगर हमने ऑप्टिमम वैल्यू निकालनी हो ऑब्जेक्टिव फंक्शन की, तो वो किस तरीके से निकालते हैं। मैंने आपको कहा था कि ये x11 वेरिएबल है और इसके कोरस्पॉन्डिंग जो कॉस्ट होगी उसको हम c11 कहेंगे, और यहाँ पे ये जो कॉस्ट है वो इसी तरीके से, यानी कि पहली रो दूसरा कॉस्ट उसको हम c12 कहेंगे और उसके कोरस्पॉन्डिंग जो वेरिएबल है वो x12 होता है। सिंपल। ये क्या है, ये जो हमने कॉस्ट लिखी थी, मैंने आपको कहा था कि ये सिर्फ 1 यूनिट की कॉस्ट है, और ये जो हमारे पास 5 फील्ड है ना, ये बता रहा है कि भजन इसको 5 यूनिट्स एलोकेट किया, यानी कि मतलब ये है कि साइलो 1 ने मिल 1 को 5 यूनिट भेजे हैं, सप्लाई किए हैं, और उसमें से हर एक यूनिट की जो कॉस्ट है ना, पर यूनिट कॉस्ट है वो है 10, यानी 10 को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास 50 आ जाएगा। वही यहाँ पे क्या हुआ कि भजन आपने ऑब्जेक्टिव वैल्यू यानी कि जी वैल्यू अगर आपने निकालनी है तो वो क्या, c11 x11 जो कि यानी कि बेसिक वेरिएबल, यानी कि x11 जिनके अंदर वैल्यू फिल है, यानी कि c11 मल्टीप्लाई कर दिया x11 प्लस c12 मल्टीप्लाई कर दिया x12 पे, वही क्या हुआ है। इसी तरीके से यहाँ पे ये फील्ड वैल्यू है, तो यानी कि इसके क्या है कि c22 मल्टीप्लाई कर दिया x22, वही हमने किया हुआ है। इसी तरीके से c23 मल्टीप्लाई कर दिया x23 एंड c24 मल्टीप्लाई कर दिया x24 प्लस कर दिया c34 मल्टीप्लाई बाय x34। इन जब इनकी जगह जब हम वैल्यू पुट करेंगे तो यानी कि c1 की जगह 10 आ जाएगा, x11 की जगह 5 आ जाएगा। इनको जब हम मल्टीप्लाई करके सम करेंगे ना, तो हमारे पास टोटल कॉस्ट आ जाएगी कि यानी कि तीनों सप्लाई से तीनों साइलों से चारों मिल्स तक जो हमने यूनिट सप्लाई किया उनमें जो ट्रांसपोर्टेशन हमारे पास कॉस्ट आई है वो कितनी बनेगी, वही हमने किया। यहाँ पे हमने वैल्यूज फिल किया, मल्टीप्लाई किया, तो हमारे पास $520 आते हैं। अब हमने इसको ऑप्टिमम करना है कि कम से कम करना है, कॉस्ट है क्योंकि कॉस्ट कम से कम होनी चाहिए कि ट्रांसपोर्टेशन में आप भी चाहेंगे अगर आप किसी को भेज रहे हैं तो आप वही उसी चीज़ को प्रेफर करेंगे, उसी ट्रांसपोर्टेशन को प्रेफर करेंगे जो कि कम कॉस्ट में आपको चीज़ पहुँचा दे। यानी कि ये चीज़ ये बता रही है कि ये जो हमारे पास टेबल फिल हुआ है ना, इसके अकॉर्डिंग अगर हम सप्लाई करते हैं ना तो हमारे पास $520 ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आएगी। अब इसी को हमने मिनिमम करना होता है, तो उसको हम किस तरीके से करेंगे, हवा हम इस टेबल पे सिंपलेक्स मेथड लगाते हैं, वो जो कि वर्किंग का मैं कह रहा था कि लेक्चर अलग से अपलोड करूंगा क्योंकि वो वर्किंग सब में ही सेम रहेगी, चाहे आप नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर अप्लाई करें, वोगल अप्लाई करें या लीस्ट कॉस्ट मेथड लगाएं। वो बस ये तीनों मेथड किस लिए यूज होते हैं, सिर्फ और सिर्फ इन सेल्स के अंदर ये जो x11 x12 है ना, इनकी वैल्यूज को फिल करने के लिए बस। उसके बाद यानी कि जब आपने यहाँ तक टेबल फिल कर लिया ना, चाहे वो नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर अगर आपने उसने कहा हुआ क्वेश्चन में तो आपने वो यूज़ करके यहाँ तक फिल कर लिया, या फिर वोगल लगाया हुआ है या फिर लीस्ट कॉस्ट लगाया, जब आप ये टेबल फिल कर लेंगे ना उसके बाद इसके बाद की जो वर्किंग है ना वो तीनों में सेम ही है। तो वो मैं आपको इंशाल्लाह अपकमिंग लेक्चर्स में करवा दूंगा, तो परेशान नहीं होना आपने। तो आज के लिए बस इतना ही था। अब आपसे नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।